हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बात करें, चैप्टर फर्स्ट की बात करें, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करता हूं बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है वांट हाफ समीकरण। इसके पहले इस चैप्टर का जो भी वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया था वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। और आज आप लोग सीखेंगे वांट हाफ समीकरण, साथ में सीखेंगे प्रसरण दाब से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात की जाती है। मतलब वांट हाफ समीकरण की सहायता से आप प्रसरण दाब से अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वांट हाफ समीकरण किसे कहते हैं समझाइए। तो वांट हाफ साहब ने अपना जो एक समीकरण प्रस्तुत किया, तो उनके नाम के आधार पर ही उस समीकरण को वांट हाफ समीकरण कहा जाता है, जो कि सूत्र होता है बच्चों पाई बराबर CRT। ये सबको पता है, ये जो फार्मूला होता है प्रसरण दाब का, पाई बराबर CRT। इस समीकरण को स्थापित करने के लिए उन्होंने कई प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर किस पर प्रयोग किया, तो प्रसरण दाब पर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया। प्रसरण दाब पर, ठीक है, प्रसरण दाब पर बहुत ज्यादा प्रयोग किया और कई प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि तनु अथवा आदर्श विलयन जो होते हैं वो एक आदर्श गैस की भांति कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से आदर्श गैस हम निकालते हैं, तो बायल के नियम के आधार पर और चार्ल्स के नियम के आधार पर आदर्श गैस समीकरण निकाल देते हैं, उसी के आधार पर यहां पर वांट हाफ समीकरण भी हम निकाल देंगे। तो हमारे जो वांट हाफ साहब थे, सन 1887 की बात है। सन याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी सन नहीं पूछा गया है इससे। तो आप लोगों को सन को लेकर के आप परेशान मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर हम सन भी याद करें और यदि नहीं लिखे तो क्या नंबर कट जाएगा। तो बिल्कुल नंबर कटने के चांसेस नहीं है। तो वांट हाफ साहब ने आदर्श विलयन के लिए प्रसरण दाब का अध्ययन कर रहे थे। प्रसरण दाब सबको पता है ना, कि वह दाब जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुक जाए वो प्रसरण दाब कहलाती है। इसके साथ साथ प्रसरण की क्रिया भी पता होगा कि भाई कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना। मैंने आपको समझाया था इसके पहले लेक्चर में, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और देखे तो अच्छी बात है। जैसे ये पात्र है बच्चों, बीच में हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी और एक साइड हमने भर दिया विलायक, इधर विलायक भर दिया, इधर विलयन भर दिया। अब विलायक के जो अणु है बच्चों, वो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इधर ये विलायक है, क्या है बच्चों, विलायक, और एक साइड आपका विलयन है, क्या है, विलयन। तो विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होने की जो परिघटना है वो परासरण कहलाती है। क्या कहलाते हैं बच्चों, परासरण दर। और इसी पर हम एक दाब लगा दें, विलयन पर पिस्टन लगाकर एक दाब लगा दें, जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुक जाए, मतलब विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो जाए, वो प्रसरण दाब कहलाता है। इसी दाब को अध्ययन किए वांट हाफ साहब ने। वांट हाफ वैज्ञानिक का नाम है, आप परेशान मत होना, किसी और का नाम नहीं है। इन्होंने प्रसरण से बहुत सारे प्रयोग किया, मतलब प्रसरण की क्रिया से आधारित प्रसरण दाब ज्ञात करने के मेथड पर बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने प्रयोगों के आधार पर पुष्टि कर दी। अब उनके प्रयोग को यहां पर हम पढ़ेंगे नहीं, केवल ये समझेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से समझाया। उन्होंने इतना बताया कि जिस प्रकार से भाई साहब गैसों में कहीं ना कहीं चार्ल्स के नियम का पालन होता है, बायल के नियम का पालन होता है ना। मतलब जिस प्रकार से एक आदर्श गैस होता है, उसी प्रकार से जो आपका एक आदर्श विलयन है उसकी भी प्रकृति होती है। यानी आदर्श विलयन जो होता है, यानी तनु विलयन एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार दर्शाता है। अब जो हमारा बायल का नियम है और चार्ल्स का नियम है, गैस का थोड़ा सा अलग है। और यहां पर हम विलयनों की बात करेंगे, तो विलयनों के लिए उन्होंने प्रसरण दाब पर आधारित नियम दिया। जैसे हम यहां पर प्रसरण दाब की बात करें तो P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रकार से दाब की बात करते हैं बच्चों। तो जो दाब होता है वो P होता है, और इसी को भी जब हम प्रसरण लास्ट में व्यक्त करते हैं तो पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो परेशान मत होना। तो बायल साहब ने बताया कि किसी भी आदर्श विलयन स्थिर ताप पर, तापमान स्थिर रहेगा, जब स्थिर ताप पर
स्थिर ताप पर किसी भी आदर्श विलयन का जो दाब है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। कितना सांद्रता है उस पर निर्भर करता है। यानी बायल का जो बार्नठाप नियम है भाई, बार्नठाप के आधार पर ही हम आदर्श विलयन के लिए बात करते हैं। तो स्थिर ताप पर, तापमान स्थिर है, किसी विलयन का प्रसरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात करके बच्चों आप यहां पर लिख सकते हैं, अर्थात जो आपका P है वो समानुपाती होता है कंसंट्रेशन के। C जहां पे क्या है आपका सांद्रता है। अब बच्चों बायल के नियम के आधार पर ही हम चार्ल्स के नियम को समझेंगे कि आदर्श विलयन के लिए चार्ल्स का क्या नियम था। तो जिस प्रकार से बायल साहब ने दाब और सांद्रता पर निर्भर बताया लेकिन तापमान स्थिर था, इस बार सांद्रता को स्थिर किया गया और तापमान पर निर्भर किया गया कि जब किसी भी आदर्श विलयन का सांद्रता स्थिर रहे, स्थिर सांद्रता पर जो प्रसरण दाब है उसके भाई तापमान के समानुपाती होगा। यानी तापमान यदि बढ़ा देंगे तो फिर दाब की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि तापमान बढ़ाते हैं किसी भी विलयन की तो उछल कूद ज्यादा होगा बच्चों। तो यहां पर सीधा समानुपाती होता है, जो आपका प्रसरण दाब है वो परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात यहां पर सिर्फ सिंपल तरीके से दो ही नियम है, दोनों को मिला देंगे आपका समीकरण आ जाएगा। ये हो गया बच्चों। हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त तो दोनों को मिलाने पर, मतलब दोनों को हम मिला सकते हैं, सही है कि नहीं। समान विलयन जो समीकरण होगा यानी दोनों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर लिख दीजिए बच्चों। P जो है वो समानुपाती होता है सांद्रता के और चार्ल्स के आधार पर तापमान के। जब दोनों को हमने मिलाकर रख दिया, समानुपाती लगा है, और समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है, तो RCT, जहां R क्या है एक समानुपाती नियतांक है यहां पर। अब यहां पर थोड़ा सा मैं कह दूं कि यदि प्रसरण दाब को हम P के जगह पाई से रिप्रेजेंट कर दें, तो पाई बराबर हो जाएगा आपका CRT। वैसे R के लिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, R जो है बच्चों एक स्थिरांक है यहां पर। ये तो हो गया सिंपल तरीके से। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि प्रसरण दाब के आधार पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। अब ये अवाष्पशील क्या कहलाता है, जैसे बच्चों हम बात करते हैं कि हमारे पास विलयन है, ठीक है, विलयन है, और इस विलयन में दो घटक होता है, एक तो आपका विलेय होता है और दूसरा आपका होता है विलायक। दो घटक होते हैं, एक तो आपका विलेय, दूसरा विलायक। तो जब ये विलेय अवाष्पशील हो तो यहां पर मैं बात करता हूं इसके दाब की, यहां पे दाब होता है ना वाष्प दाब, तो केवल विलायक पर निर्भर करता है, क्योंकि जो विलेय पदार्थ है वो अवाष्पशील है। इस आधार पर प्रसरण दाब के आधार पर इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। अब बच्चों यदि हम इसके घटक को A से रिप्रेजेंट करें, इसके घटक को B से, तो यदि हम वेट की बात करेंगे तो भाई WB, इसके वेट की बात करेंगे तो WA। यदि द्रव्यमान, आणविक जो द्रव्यमान होता है वो आपका MB हो जाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान आपका MA हो जाता है। क्योंकि अभी इसके फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि ये सर कहां से आ गया। तो आगे आप लोग हेडिंग लगाएंगे बच्चों, प्रसरण दाब से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो वार्नठाफ समीकरण से हम लेकर चलेंगे। वार्नठाफ समीकरण क्या कहता है, पाई बराबर होता है CRT, पाई बराबर CRT। लेकिन जो सांद्रता क्या कहलाता है बच्चों, C क्या है, C क्या कहलाता है, हमें विलेय पदार्थ का निकालना है। तो एक निश्चित आयतन में कितने मोलों की संख्या है ना, नंबर ऑफ V, यही तो सांद्रता कहलाता है, यही तो सांद्रता है। सांद्रता है क्या, एक निश्चित आयतन में कितने पदार्थ की मात्रा है, जहां आपका NB क्या है, विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। और भाई V क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का
आयतन है। मतलब एक निश्चित आयतन पर कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है वो उसका सांद्रता कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। अब यदि मैं इस C का मान यहां पे रख दूं बच्चों, तो आप लोग कहोगे कि कितना हो जाएगा। तो चूंकि पाई बराबर आपने पढ़ा CRT, तो C का मान रख दूंगा तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ NB अपान कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और ये R और T हो जाएगा। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब यहां से आप लोग थोड़ा सा बताओ कि भाई नंबर ऑफ NB कैसे निकालेंगे, मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है, कोई बताएगा मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो मोल की संख्या निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है कि भाई द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, मतलब भार बटे कितना भार है उसका WB और कितना उसका आणविक द्रव्यमान है। अब ये इसीलिए मैंने आपको समझा दिया था स्टार्टिंग में कि यदि विलेय है उसके घटक को B से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां WB क्या है बच्चों और MB क्या है। WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यानी मात्रा, ठीक है, विलेय पदार्थ का। और WB क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ठीक। अब इसकी वैल्यू को NB को हम यहां पे रख सकते हैं, क्योंकि जो हमें जरूरत है वो तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान रखो, वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, पाई बराबर, इसलिए पाई बराबर, देखो बच्चों ये RT अपान V है, इसको रहने दो, और NB का मान रख दो WB बटे MB। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें क्या निकालना है, MB का मान निकालना है, तो MB को इधर ले जाओ, तो MB यानी विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो बाकी इसको पक्षांतर कर दो, तो कितना हो जाएगा, WB RT है बच्चों, तो RT डिवाइड बाय पाई इंटू V। जी हाँ, यही है बच्चों प्रश्न दाब के आधार पर विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो जो जरूरत होता है उतना मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कराता हूं। यदि आपसे बांट आप समीकरण पूछेगा तो आपको बस इतना करना है बच्चों, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, 100 रुपीज चार्ज है। प्रॉपर रूप से आप नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।